मैं इसमें डाल दिया पीपीटी में आज तो भूल गया तो ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे ना, और एक वो गैसियस फेज का इक्वेशन देखे थे, है ना वाला क्वेश्चन है SO2Cl2 वाला, जो तो मुझसे पूछा था। बन गया ना? एक नहीं बना होगा, एक और जो है वो बनेगा, इसका भी वैरायटी कर लेंगे। ठीक है, चलो तो एक बार मुझे फटाफट सारे फॉर्मूले बता दो, फर्स्ट जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, है ना, और गैस फेज वाले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जीरो ऑर्डर में देखिए फिर अपन, है ना, उसका के का इक्वेशन क्या आ रहा था, जल्दी से बताओ। के इज इक्वल्स टू 1/t लॉग, कहां से आ गया जीरो ऑर्डर में, a naught minus t. This was the equation for k, and t half is equals to a naught upon 2. This was the formula for half flow. यही था जीरो ऑर्डर का। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर देखा था हमने, फर्स्ट ऑर्डर इसके लिए के फॉर्मूले में यहाँ पे आपका लॉग का आएगा, इसलिए यहाँ पे 2.303 अपॉन टी लॉग और ए नॉट अपॉन ए। इसी को कुछ बुक्स में ए अपॉन ए माइनस एक्स भी लिखा रहेगा, तो सेम चीज। ठीक है, फिर इसका हमने टी हाफ देखा था 0.693 अपॉन इसका टी हाफ। ठीक है, फिर गैसियस रिएक्शन जो अपने लास्ट क्लास में देखा था, गैस फेज के रिएक्शन, उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था, उसके लिए के का वैल्यू क्या था 2.303 अपॉन टी लॉग। हाँ, बस इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर आ जाएगा, और फाइनल प्रेशर की जगह, फाइनल कंसंट्रेशन की जगह फाइनल प्रेशर आएगा, क्योंकि क्या निकाले थे अपन 2 पी माइनस पीटी, ऐसे कुछ था, 2 पी माइनस पीटी, ये था हमारा इक्वेशन। इसके बेसिस में अपन एक क्वेश्चन भी देखा था, राइट, समझ रहे हैं, है ना। इसका एक वर्जन और, इस फॉर्मूले का एक वर्जन और अपन देखेंगे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। एक हमने देखा कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, एक हमने देखा प्रेशर के रेस्पेक्ट में, एक क्वेश्चन आज और करते हैं, वो होगा वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। कंसेप्ट तीनों का सेम, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट दैट टाइम टी, ऊपर इनिशियल प्रेशर अपॉन नीचे प्रेशर एट दैट टाइम टी, और ऐसे ही वॉल्यूम का भी एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करते डायरेक्टली फॉर्मूला वही डिराइव कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो एक, from the following data, तान्या वंशिका आवाज आ रही है? Okay, from the following data, for the decomposition of N2O5, from the following data, from the decomposition of N2O5, from the following data, for the decomposition of N2O5 in CCl4 solution, in CCl4 solution, ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक कॉमन रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, इसलिए बार बार इसी को ले रहे हैं। हाँ, क्या लिखे, N2O5 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 सॉल्यूशन at 328 Kelvin, at 328 Kelvin, show that the reaction is of first order, 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 and calculate the rate constant, and calculate the rate constant. So that the reaction is of first order and calculate the rate constant. ठीक है, इसका एक टेबल बना लेना। टेबल में दो डेटा दिया हुआ है, एक टाइम दिया हुआ है जो कि मिनट में है, और दूसरा दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इन सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअली जब हम N2O5 को डिकम्पोज करते हैं ना,
जब N2O5 ब्रेक होता है तो NO2 और O2 गैस बनती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? डिकम्पोजिशन समझ रहे ना? N2O5 गिव्स NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस, ये उसका रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन लिबरेट होता है, राइट? तो आपने ये जो सेकंड कॉलम लिखा है ना, वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व, इसका मतलब है कि इतने टाइम के बाद इतना ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है। फिर कुछ टाइम के बाद ऑक्सीजन इवोल्यूशन बढ़ेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा N2O5 ब्रेक होगा, और जैसे जैसे N2O5 ब्रेक होगा ऑक्सीजन बढ़ेगा ना। मैं क्लियर? ये कॉलम समझ में आ रहा है सबको, राइट? इसमें वैल्यूज लिखो सारी, क्या क्या वैल्यूज दी हुई है। पहले 10 मिनट में, टाइम 10 मिनट्स, वॉल्यूम है 6.30, वॉल्यूम है 6.30। फिर 15 मिनट के बाद वॉल्यूम बढ़ के हो गई 8.95, बढ़नी भी चाहिए, है ना? देखो अभी तक अपन रिएक्टेंट को कम कर रहे थे, बट प्रोडक्ट तो बढ़ता है ना, तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है टाइम के साथ। फॉलो कर रहे हैं? फिर 20 मिनट 11.40, फिर 25 13.50 एंड इंफिनिटी 34.7। इंफिनिटी का मतलब ये समझ लो कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जहां N2O5 पूरा खत्म हो गया, समझ रहे? लेकिन उसके बाद तो और O2 इवॉल्व नहीं होगा, तो ये आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 जो बन रहा है एट टाइम इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। क्लियर है? टेबल ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये गिवन ऑब्जर्वेशन में से आपको दो चीजें करनी है। पहला तो ये प्रूफ करना है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, और सेकेंड आपको निकालना है उसका रेट कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसी में एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसी फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन बना डालेंगे। ठीक है, चलो लिखो नीचे। पहले रिएक्शन लेना, रिएक्शन क्या हो रहा है? N2O5 gives वो तो उसके ऊपर हो रहा है, मतलब तो कैटलिस्ट है ये मानते चले। ठीक है, NO2 प्लस O2, 2NO2 प्लस हाफ, 2NO2 प्लस हाफ, 2NO2 प्लस हाफ। ठीक है, वो एक बैलेंस इक्वेशन के लिए अपन लिख रहे हैं। ठीक है, अब नीचे लिखना, when the reaction is carried out in the solution, when the reaction is carried out in the solution, when the reaction is carried out in the solution, NO2 remain in the solution, NO2 remain in the solution, NO2 remain in the solution, and volume of oxygen gas collected, and volume of oxygen gas collected, and volume of oxygen gas collected is noted at different intervals, is noted at different intervals, is noted at different intervals, is noted at different intervals. ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड, volume of oxygen collected at any time, at any time, at any time, उसको VT से डिनोट करेंगे, VT। जहां पे टाइम अगर अपन अलग अलग लिखेंगे तो आपका अलग अलग वॉल्यूम आता है। मतलब अगर मैं 10 मिनट बोलता हूँ तो V10 कितना होगा? 6.30 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं 15 मिनट बोलता हूँ तो V15 कितना हो जाएगा? 8.95 सेंटीमीटर क्यूब एंड सो ऑन। तो किसी भी टाइम का वॉल्यूम को अपन VT से डिनोट कर रहे हैं। ये सब VTs है, ये चारों VT है, समझ रहे? इसको V इंफिनिटी बोलेंगे, समझ रहे? तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट एनी टाइम, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड एट एनी टाइम, दैट इज VT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज,
amount of N2O5 decompose, amount of N2O5 decompose। ये तो बड़ा सिंपल सा फंडा है ना, जितना ज्यादा N2O5 डिकम्पोज होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन गैस बनेगा, राइट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो उसको ब्रैकेट में x लिख देना, उसको अपन x से डिनोट कर देंगे। इट इज डिनोटेड बाय x। x क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड एट एनी टाइम t। समझ में आ रहा है क्या? ये रिलेशन क्लियर है सबको? हाँ एवरीवन, आप चारों को समझ में आ रहा है? सानिया, वंशिका, प्राजक्ता एंड माही। Yes, sir. T is the volume of oxygen gas liberated at any time t, और वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम तक कितना N2O5 डिकम्पोज हो रहा है, राइट? नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट इनफाइनाइट टाइम, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट इनफाइनाइट टाइम। इसको डिनोट करेंगे V इंफिनिटी से, V इंफिनिटी, फिर अगेन प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है? अब मुझे ये बताना कि ये किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, ये तो O2 का ही तो वॉल्यूम है, वो किस पे डिपेंड करेगा ये पूछना। एक्स पे नहीं, वो देखो इंफिनिटी वाला क्या है, एक्स जब खत्म नहीं होगा, जब N2O5 खत्म होगा। आपने N2O5 का लिया कितना था इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो स्मॉल है, इट इज द अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज एट एनी टाइम t। पर जब मैं इंफिनिटी टाइम की बात करूंगा N2O5 पूरा खत्म हो जाएगा, इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। आपने N2O5 कितना लिया? 5 मोल पर लीटर। बीच बीच में वो खत्म होने लगा, तो बीच में कई बार उसका कंसंट्रेशन 4 हुआ होगा, कई जगह उसका कंसंट्रेशन कम होकर 3 हो गया होगा, कई जगह उसका कंसंट्रेशन कम होकर 2 हो गया होगा। तो ये सब वैल्यूज है एक्स अलग अलग टाइम पे। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो जो वॉल्यूम मिल रहा है ना हमें, वो है इंफिनिटी। वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने स्टार्ट कितने से किया। आप अगर ये ज्यादा लिए होते तो V इंफिनिटी भी ज्यादा होता ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? V इंफिनिटी इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड जब पूरा का पूरा N2O5 डिकम्पोज हो गया। अब मैंने अगर ज्यादा N2O5 लिया तो मेरा V इंफिनिटी का वैल्यू ज्यादा आएगा, और अगर आपने कम N2O5 लेके स्टार्ट किया रिएक्शन तो आपका V इंफिनिटी का वैल्यू कम आएगा। मतलब V इंफिनिटी का वैल्यू इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपने रिएक्शन कितने से स्टार्ट किया था। सभी रिएक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, मैं भी रिएक्शन कंप्लीट कर रहा हूं, आप भी रिएक्शन कंप्लीट कर रहे हो, पर मैंने N2O5 को जो है वो बहुत ज्यादा लिया था, तो मेरा इसलिए गैस भी ज्यादा बनी फाइनल रिएक्शन के बाद। बट आपने भी N2O5 कम लिया था तो आपका भी फाइनल गैस कम बनेगा। समझ में आ रहा है? तो आप ये मान के चलो A इज द अमाउंट ऑफ N2O5 टेकन एट इनिशियल टाइम, शुरू में, और X क्या है, अलग अलग टाइम पे कितना N2O5 डिकम्पोज हो रहा है। तो बचेगा कितना अलग हर टाइम में, A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, A माइनस। जब रेड्यूस होके इतना हो गया, ये एक्चुअली A माइनस एक्स है, खत्म कितना हुआ 1 मोल। समझ रहे हैं? मैंने बताया था X का मतलब है क्वांटिटी डिकम्पोज, बट हम लेते क्या है हमेशा नीचे, कितनी बची है, ना कि कितनी खत्म हुई। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ये फोर्स जो बोल रहा है ये बची है बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2। पर जब मैं 0 में आ जाऊंगा, जब मेरा N2O5 पूरा खत्म हो जाएगा, उस वॉल्यूम को हम V इनफाइनाइट बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद और ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि N2O5 खत्म हो चुका है। क्लियर है? तो ये डिपेंड करेगा कि उस समय तक कितना N2O5 डिकम्पोज हुआ होगा, और ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना N2O5 लिया था। है मैं क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है सबको? आप चारों को समझ में आ रहा है ये दोनों टर्म्स VT एंड V इंफिनिटी? हाँ Yes, sir. क्लियर है ना सबको? है ना? क्योंकि यही वाला फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है? हाँ, ए आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, अपना डेरिवेशन में भी तो ए को इनिशियल लिए थे, याद है? ए अपॉन ए माइनस एक्स आया था, ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहां पे ए का मतलब इनिशियल क्वांटिटी था जो आपने लिया है, और एक्स मतलब उस टाइम टी तक कितना क्वांटिटी खत्म हुआ है, तो बचेगा कितना ए माइनस एक्स। इसलिए हमारे इक्वेशन में लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स आ रहा है। याद आ रहा है इक्वेशन? मैंने यहाँ लिखा दिया पीछे आज की क्लास में पहले, ये समझ रहे हैं? ठीक है, ओके।
तो अब अगर आप ये दोनों ऐसा लिख पा रहे हो तो आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब रिएक्शन लिखोगे तो नया फॉर्मूला क्या आएगा, देखो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 1 यानी कि 2.303 अपॉन टी, इतना तो रहता ही है फर्स्ट ऑर्डर में, लॉग भी रहेगा, ठीक है। अब इसके पहले जो दो फॉर्मूले अपन पढ़े उसमें हमने एक बार कंसंट्रेशन के बारे में बात की जब आपके रिएक्टेंट सॉल्यूशन फॉर्म में थे, एक बार हमने प्रेशर्स की बात करी जब रिएक्टेंट्स आपके गैसियस फॉर्म में थे, अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम। तो अब क्या हो जाएगा, a अपॉन a माइनस एक्स होता है, ऊपर क्या होगा v इंफिनिटी अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि v इंफिनिटी माइनस, ये नया फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला वही है, समझ रहे ना, बस एक बार कंसंट्रेशन के बारे में बात की अपन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सेकंड टाइम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड थर्ड टाइम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है, ऊपर रहता है इनिशियल वाला एंड नीचे रहता है फाइनल वाला, समझ रहे हैं। तो फाइनल इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, फाइनल वॉल्यूम विल डिपेंड अपॉन योर इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल वॉल्यूम कितना बनेगा दैट विल डिपेंड अपॉन योर इनिशियल कंसंट्रेशन, क्लियर है। तो ये हमारा नया फॉर्मूला। अब देखो, अब अगर आप किसी भी टाइम की बात करो, अब यहाँ पे v इंफिनिटी तो फिक्स है ना, हर फॉर्मूले में v इंफिनिटी फिक्स होगा 34.75, बस अब टाइम के हिसाब से vt का वैल्यू चेंज करते जाओगे, समझ में आ रही बात। तो आप एक टेबल बना के सारे k की वैल्यू निकालोगे हर टाइम के लिए, और आप ऑब्जर्व करना कि k की वैल्यू हर बार सेम नहीं आएगी, क्योंकि वो रेट कांस्टेंट है, सेम आना चाहिए, है ना। बट हमें पता है कि समय के साथ रिएक्शन का रेट कम होते रहता है, तो इसलिए हर बार k का वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, ठीक है। अपन कैलकुलेशन करते हैं, एक टेबल बना लो, ठीक है, नीचे फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला डिराइव करो पूरा, है ना, ये लिख लो, यहां तक हो गया ना सबका, रिलेटिव प्रोपोर्शनल टू ए, नीचे लिखना substituting this value in the first order equation, substituting this value in the first order equation, substituting these values in the first order reaction या equation, पहले इक्वेशन लिखना पुराना वाला ना, a अपॉन a माइनस एक्स वाला, उसके बाद ये वैल्यू रखना है, समझ रहे हो, डायरेक्टली ये मत लिखना, है ना, क्लियर है ना। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, क्या था फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, लिखो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। अब अगले लाइन में a की जगह v इंफिनिटी डाल दो और x की जगह vt डाल दो, समझ रहे हैं क्या। तो ये एक नया फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। नीचे लाइन में लिखना, इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, if the reaction is of first order, if the reaction is of first order, if the reaction is of first order, it must obey the above equation. If the reaction is of first order, it must obey above equation. ठीक है, तो एक टेबल बनाएंगे जहां पे अपन सारे k की वैल्यू निकालेंगे। टेबल में कॉलम लिखना, पहला कॉलम रहेगा टाइम का, ठीक है, दूसरा कॉलम रहेगा उस टाइम के वॉल्यूम का, तीसरा कॉलम रहेगा v इनफाइनाइट माइनस vt का, डिनोमिनेटर में वही था ना a माइनस एक्स, ठीक है, एंड तीसरा कॉलम रहेगा k का, व्हिच इज नथिंग बट 2.303 अपॉन t log ऑफ v इनफाइनाइट अपॉन v इनफाइनाइट माइनस। चार टाइम दिया आपके पास, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, उनके कंसर्न सॉरी उनके वॉल्यूम दिए हुए आपको 6.30, 8.95, 11.40 एंड 13.50, ठीक है। v इनफाइनाइट क्या है हमारा, v इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है 34.7, ठीक है। तो माइनस करते चलेंगे यहाँ पे, हाँ ये आएगा आपका, माइनस करेंगे जब v इनफाइनाइट यानी कि 34.75 माइनस 6.30, बताना क्या आ रहा है कब में ना, 34.75 माइनस 8.95, फिर 34.75 माइनस 11.40 एंड 34.75 माइनस 13.50,
ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद तो लॉग भी निकालना है सबका, फिर डिवाइड भी करना है और वैल्यू भी निकालना है लॉग का, फिर मल्टीप्लाई भी करना है, समझ रहे? 28 पॉइंट, ठीक है। and 21.25. एक वैल्यू निकालेंगे तो k is equals to 2.303 upon 10 log of 34.75 divided by 28.4. समझ रहे हैं? ऐसी बातें का भी लिखेंगे k is equals to 2.303 upon 15 log of 34.75 divided by 25.80. नहीं, मतलब अगर ऐसी वैल्यूज भी आपको k निकालने पड़ा तो एक से अपन निकाल के वैल्यू फाइनल नहीं बोल सकते, आपको तीनों चारों निकालनी पड़ेगी, एवरेज निकालेंगे, दैट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ k. ये 20 log of 34.75 upon 23.35 and last k 2.303 upon 25 log of 34.75 upon 21.2. तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है इन नंबर्स पे, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसलिए k की वैल्यू में भी स्लाइट डिफरेंस आएगा, है ना, बट एवरेज निकालेंगे वो फाइनल वैल्यू होगी k. ठीक है, नहीं अभी मत निकालोगे तो फिर टाइम लग जाएगा, मैं लिखवा दूंगा बैलेंस, पहले इतना तो कंप्लीट करो सबका, हो गया सबका इतना जल्दी. सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ पक्का, साधना समृद्धि, हाँ आ सकते हैं. Done? बाकी तीन वैल्यूज लिख लो. अब ये 1997 है ना, बस मैं आखिरी का फिगर बता रहा हूँ, ठीक है, उसको चेंज करते रहना, सबका इसी ऑर्डर में आ रहा है. सेकंड वाले का 1985 है, फिर 1987 है और फिर 1967 है. 1985 फिर 1987 फिर 1967, बाकी जीरो आएगा सामने, ठीक है. हाँ फॉलो कर रहे हो ना कि सिर्फ 1985 लेके छोड़ दिए हो? 0.01985, 0.0198 और बोला ना 7 एंड 0.019 क्योंकि सारी वैल्यूज नियरली सेम आ रही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना, इसलिए अपन बोलेंगे कि द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि वो इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ना ये वाले. ऑल द वैल्यूज आर फॉलोइंग दिस इक्वेशन, वैल्यू सबकी सेम आ रही है, तो आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया था, आपको बोला है ना कि शो दैट इट इज द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, तो नीचे लिखना, since the value of k comes to be nearly constant, since value of k comes to be nearly constant, since value of k comes to be nearly constant, hence given reaction is of the first order. Hence given reaction is of the first order. Hence given reaction is of the first order.
ठीक है, और इनका एवरेज वैल्यू निकालना है अगर, तो k का वैल्यू फाइनल लिखना है तो एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ k इज द एवरेज ऑफ, and the value of k is the average of, and the value of k is the average of all the four values, all the four values, all the four values. कितना है बता पाएंगे क्या एवरेज? एवरेज तो निकाल सकते हैं ना, चारों को ऐड करो, 1997, 1985, 1987, 1987, चारों को ऐड करो और डिवाइड बाय 4 कर दो ना, वो 1984 आएगा। एवरेज वैल्यू इज 1984, 0.0 लगाना है, ठीक है, 0.01 1984 पर मिनट। क्लियर है क्वेश्चन सबको? ठीक है, तो ये तीसरा वेरिएशन हो गया आपके उसी फॉर्मूले का, a अपॉन a माइनस एक्स, p I अपॉन 2 pi माइनस pt एंड v इंफिनिटी अपॉन v माइनस v। क्लियर है? तीन फॉर्मूले हो गए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। A first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 to the power minus 3 per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? क्वेश्चन देखो, चलो आपका एक रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है, उसके रेट कांस्टेंट k का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 1.15 into 10 to the power minus 3 per second, ठीक है। हाउ लॉन्ग यानी कितना टाइम लगेगा उसके 5 ग्राम को 3 ग्राम में रिड्यूस होने में, यानी कि 2 ग्राम रिएक्ट हुआ है, तो 2 ग्राम से मतलब नहीं है हमें तो चाहिए था ना कि उस समय कितना बचा है। मैं बता रहा ना रेड्यूस टू और रेड्यूस्ड बाय में अंतर, यहाँ रेड्यूस्ड टू है इसलिए माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये उस समय का जो कंसंट्रेशन दिया ना, रेड्यूस्ड टू का मतलब क्या हुआ, 5 लिए थे अब वो 3 हो गया, और रेड्यूस्ड बाय 3 लिखा होता तो आप फिर 5 माइनस 3 करते कि 3 से रेड्यूस हुआ, यानी कि नया कंसंट्रेशन कितना हो गया 5 माइनस 3 यानी कि 2। हमें क्लियर? ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है ना, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये चीज बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में हम वो लेते हैं जो उस समय बचा है, ना कि जो खत्म हुआ है। और ये 3 तो रीड करने पे इंग्लिश में समझ में आ रहा है हमको कि रेड्यूस टू 3 मतलब वो 3 में आ गया है, 5 से स्टार्ट किया 3 ग्राम में आ गया, तो उसका आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितना टाइम लगा होगा 5 ग्राम को 3 ग्राम होने में। क्वेश्चन क्लियर है सबको सिंपल भाषा में? ये ए नॉट है 5 ग्राम और ये ए नॉट माइनस एक्स है। हाँ मतलब वैल्यू है पूरी ए नॉट माइनस एक्स की, एक्स की वैल्यू 2 है, 5 माइनस 2 3, या ए बोल लो ए नॉट अपॉन ए। अगर ए माइनस एक्स में कंफ्यूजन हो रहा है तो ए नॉट को इनिशियल कंसंट्रेशन बोलेंगे और ए को कंसंट्रेशन एट टाइम टी। एम आई क्लियर? अभी भी किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला तो अपना फर्स्ट ऑर्डर का पता ही है, के का, टी का, टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के और टी को इंटरचेंज कर दिया मैंने। अभी तक के निकाल रहे थे तो के इधर था टी इधर था, अब टी निकाल रहे तो टी इधर लो के इधर लो। क्लियर है? अब तो ये फॉर्मूला रटा जाना चाहिए, कितने बार देख लिए पिछली 3 क्लास से देख रहे थे फॉर्मूले को। हाँ ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है, ठीक है। 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, के नॉट अपॉन टी, तो टी निकालना है 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लॉग ऑफ 5 बाय 3। इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा 1.666 चलता रहेगा ना, 1.67 और 16 का 7 देखूंगा टेबल में, और जो भी वैल्यू आएगी उसको पॉइंट लगा के लिख डालो, ठीक है। और अगर आप ऐसे लोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, लॉग ऑफ 1.667, क्योंकि अपने पास एक नंबर और होता है ना मीन डिफरेंस का, तो 16 का 6 देखो और 7 का मीन डिफरेंस देखो, 16 का 6 एंड 7 का मीन डिफरेंस कितना आ रहा है देख रहे हैं टेबल में।
देखो ये कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, आपको दिखने में टफ दिख रही है। 1.15 का डबल कितना होता है? 1.15 का डबल 2.30, वही तो लिखा होता है, मतलब 2 है वो। समझ रहे हैं? हम देख के घबरा जाते हैं कई बार ना कैलकुलेशन, बट एग्जाम में लगभग क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसका कैलकुलेशन इजी हो, वो भी जानते हैं कि आपका टाइम कंज्यूम ना हो। ठीक है, तो ये आएगा आपका 2 है ना इंटू 10⁻³ होगा ऐसा, और बस इसकी वैल्यू निकालना है आपको। कोई देख रहा है क्या टेबल? 0.2219 इसकी वैल्यू बता रहे हैं, 0.1 इसकी वैल्यू बता रहे हैं क्या? 1.6 मैं देख रहा हूँ, ठीक है। 16 का 6 देखूंगा और 7 का मीन डिफरेंस देखूंगा, ठीक है। कॉलम याद है ना लॉग के? 16 का 6 है, कोई लिखो 2201, हाँ 2201, और 7 का मीन डिफरेंस है 18 दिया ना। 0.2219 आता है। हाँ तो 2201 में 18 ऐड करूंगा तो वही तो आएगा 221 में। 2201 में 18 ऐड करूंगा तो 2219 नहीं आएगा फिर? नीचे वाला देखना, नीचे वाला, उसमें 2 नंबर दिया है, हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चलेगा, है ना। नीचे दिया ना, कितना दिया है? 18 दिया है। अरे हाँ या ना? हाँ 2 दिया है वैल्यू, वो नीचे वाला 80 ले ले, कम वाला वैल्यू, ठीक है। ऊपर वाला भी लेके कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा नंबर, ठीक है। 1.67 ले लेते कर सकते हो वो भी, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ 0.221, बस फाइनल इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.4438 और इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 443.8, कितना टाइम लगेगा, मतलब मिनट में कन्वर्ट करोगे कितना होगा? 440 सेकंड मतलब कितना मिनट होगा? हाँ 7 मिनट कुछ होगा। 7 मिनट के बाद आपका रिएक्टेंट 5 ग्राम से 3 ग्राम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? एकदम आम भाषा में समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आप लोग को आ रहा है चारों को? माही, सानिया, वंशिका, प्राजक्ता? Yes, sir. यस सर। चलो अगला क्वेश्चन बढ़े आगे। चलो और जल्दी पढ़ो क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है, इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो बस। Time required to decompose SO2 Cl2 to half of its initial concentration is 60 minutes. ये 60 मिनट क्या दिया हुआ है? पढ़ो वापस से फर्स्ट लेवल। टी हाफ दिया ना, हाफ रिएक्टेंट बोल रहा ना, टी हाफ गिवन है आपको 60 मिनट। पढ़ो ना एक बार और अच्छे से। Time required to decompose SO2 Cl2 to half of its concentration is 60 minutes, यानी कि टी हाफ है। ये तो अपन डेफिनेशन लिखे थे टी हाफ का, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड जब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, ठीक है। इफ द डिकम्पोजिशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? बस अपन 60 is equals to 0.693 upon k, तो k is equals to 0.693 upon k हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो गैस वाला इस बार किया ना पर, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? K is equals to 2.303 upon P log of PI upon 2PI minus PT। PI यहाँ पे दिया है 35 टोटल दिया ना ये, और PT अलग अलग टाइम के लिए आपको अलग अलग PT दिया होगा। समझ रहे हैं? अगेन यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकालना है, 2 रेट कांस्टेंट निकालना, एक बार 360 टाइम लेके, एक बार 720 सेकेंड लेके। समझ रहे हैं क्या? हाँ फिर एवरेज लेना पड़ेगा, तो 2 बार के निकालेंगे, दोनों का एवरेज लेंगे। समझ रहे हैं फॉर्मूला में? हाँ क्लियर है ना? ये जो नाम दिया ना आपको, क्या है ये? एजो आइसोप्रोपेन। एक्चुअली क्या होता है आइसोप्रोपेन? तो पता ना क्या होता है, आपके 3 कार्बन जो इस फैशन में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। अपन डाई एजो, एजो कहीं पढ़े अपन? कहाँ पढ़े एजो? डाइसोनियम सॉल्ट तो अभी तक नहीं पढ़े हैं। हाँ एल्कोकेन्स तो पढ़े हैं। हाँ डाई, हाँ तो
तो नाम नहीं बताया ना, लोग क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ चुके हो माइंस में स्कूल में, इसलिए हाँ ठीक है। तो उसमें अपन पढ़े थे सैंडमेयर में, सैंडमेयर में N2 लिए थे ना ऊपर, N2 हाँ बस, तो वही चीज है। बट ये आइसोप्रोपेन है तो N ट्रिपल बॉन्ड ना रहे कि N डबल बॉन्ड हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड आइसोप्रोपेन आने वाला है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? N डबल बॉन्ड N ये होता है आपका एजो आइसोप्रोपेन। क्लियर है? एजो आइसोप्रोपेन। फिल करके देखो आपके बाकी जगह हाइड्रोजन कितने कितने आएंगे, देखो एक बार, ये H3, H2, ये H और ये H3। कहां से H2 आ रहा है? ये H, ये H3 और ये H3। और बन क्या रहा है देखो, अगर मुझे रिएक्शन लिखना हो तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हेक्सेन, ReBS को प्रोपेन में कन्वर्ट कर, हेक्सेन क्या होता है? C6H14 नाइट्रोजन, तो N बैलेंस है और 3 3 6 कार्बन 7 7 14 बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस है, हमको कुछ टू लिखने का जरूरत नहीं है आगे पीछे कहीं। क्लियर है? इसमें अपन ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन जो A B C डिराइव किए थे, A gives B plus C, उसमें सेम फॉर्मूला डिराइव हुआ था, राइट? वहां भी सब एक एक मोल था। बैलेंस किया था तो अपन जैसे उसमें किए थे ना, एक क्वेश्चन किए थे जिसमें अपन हाफ लिए थे, x/2 लिए थे, एक को x लिए थे, वैसा कुछ करना पड़ा। समझ रहे हैं? P लिए थे, P माइनस x, एक डबल बन रहा था तो x/2 कर दिए थे उसको। पिछला क्वेश्चन जो अपन किए थे क्लास में वही रिमाइंड करा रहा हूं, ठीक है? ये बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ, फॉर्मूला यही यूज करना है, ठीक है? फॉर्मूला यही यूज करना है। एक बार पीटी को 54 लेंगे, टाइम को 360 लेंगे, एक बार पीटी को 63 लेंगे, टाइम को 720 लेंगे। पीआई दोनों के लिए 35 ही रहेगा, बस टाइम और बाद का प्रेशर चेंज होगा। है क्लियर? तो निकल जाएगा दोनों के, फिर दोनों का एवरेज निकाल देना, दैट विल बी द फाइनल वैल्यू। स्किप कर दो उसको, बना लेंगे। आइए पीडीएफ भेज दो ये, इसके बाद मैंने कुछ होमवर्क भी डाले हैं ना, कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क रखे हैं वाले। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 14 15 एंड 16 17 18 19 21 ये सब बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, ठीक है? अगर वो 21 और हाँ तो बन जाएगा ना, ये नहीं बनेगा? हाँ गैस वाले, इससे तो उसको हटा दिया मैं। ये देखना, ये वाला जो मैं क्वेश्चन रखा ना, ये 20 है, पहले वही रख रहा था 21। मैं बोला 21 तो वो पूछ चुका है तो 20 कर दें, ठीक है? चलो नेक्स्ट लाइन डालो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, pseudo first order reaction. What do you mean by pseudo? Fake. Pseudo first order reaction. कई बार क्या होता है, कोई रिएक्शन कुछ कंडीशंस में होता है तो वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दे दो आप प्लांट को, पर अगर आप उसको सनलाइट नहीं दे रहे हो तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। मतलब द रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन कंडीशन। समझ रहे? अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है ना, N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस से। सुने हेबर्स प्रोसेस? अमोनिया प्रिपरेशन का मैन्युफैक्चरिंग का नाम है हेबर्स प्रोसेस। उसमें भी कुछ आपके वो होते हैं कंडीशंस, कुछ कैटलिस्ट होते हैं, कुछ टेम्परेचर का कंडीशन होता है, कुछ प्रेशर का कंडीशन होता है। आप कितना भी N2 और H2 क्यों ना ले लो, पर अगर आप कंडीशंस वो नहीं लोगे तब तक आपका रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब स्पीड नहीं बढ़ेगी उसकी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो समटाइम्स द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, और कई बार ऐसा होता है कि हम एक रिएक्टेंट को ना एक्सेस में लेते हैं जस्ट टू प्रोवाइड अ सरफेस एरिया। जैसे कि एक रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान देना, दिस इज इथिल इथेनोएट। क्या है ये? इथिल इथेनोएट, एक एस्टर है। क्या है ये? एस्टर है। एस्टर का जब अपन हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें अल्कोहल और एसिड वापस मिल जाता है। ये एस्टरिफिकेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है। एस्टरिफिकेशन सुने? 10th में पढ़ते थे ना एस्टरिफिकेशन। एस्टर्स एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं एस्टर्स,
जो अल्कोहल और एसिड मिला के बनते हैं। समझो क्या किसको किसको मिला के बनेंगे? अल्कोहल और एसिड को। दिस इज अल्कोहल, दिस इज एसिड। तो ऑफेंसिव स्मेल देगा ना। ऑफेंसिव नहीं, स्वीट स्मेल आती है, इसलिए इससे वो बनाते हैं डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स। वो क्या ऑफेंसिव स्मेल देते हैं? ये सब लगाते हैं। ठीक है। तो अगर आप उल्टा प्रोसेस करोगे ना, बनता क्या है? एस्टर बनता है, और एस्टर और क्या बनता है? पानी। एक्चुअली रिएक्शन क्या होता है ना एस्टरिफिकेशन में, हम एसिड लेते हैं, हम अल्कोहल लेते हैं, और साथ में लेते हैं एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन दोनों से मिला के पानी रिमूव कर देता है। डिहाइड्रेटिंग का काम ही है ना, वो पानी रिमूव करेगा, या आप उसको ड्राइंग एजेंट बोल लो, इट विल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। तो इन दोनों का मिला के जब एक पानी मॉलिक्यूल निकलेगा तो आपको मिलेगा पानी और मिलेगा एस्टर। यही परफ्यूम नहीं है, बट इसका और प्रोसेसिंग करके आगे हम परफ्यूम बनाते हैं, डीओ बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। साबुन बनाने के लिए ये कि आपको एसिड थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, छोटे छोटे एसिड से साबुन नहीं बनता। यू हैव टू टेक लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। साबुन का डेफिनेशन ही होता है, सोप का डेफिनेशन होता है, इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। दिस इज फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप देखो, पानी हमने 10 मोल लिया है और एस्टर सिर्फ 0.01 मोल। तो इसके सामने ये कितना ज्यादा क्वांटिटी है ना, 100 टाइम्स ज्यादा है। समझ रहे हैं? और जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ, रिएक्शन कब कंप्लीट होगा? जैसे ही एस्टर खत्म हो जाएगा, रिएक्शन आगे और नहीं बढ़ेगा। सिर्फ पानी अकेले मिलके तो अल्कोहल और एसिड नहीं बनाने वाला, एस्टर तो खत्म हो चुका है ना। तो अब इस रिएक्शन में आपके पानी के कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रिएक्शन में, रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं रहा है। दिखने में हमें दो रिएक्टेंट दिख रहे हैं, but the overall rate of the reaction is dependent only upon one reactant. That is why it is known as pseudo first order reaction. दिखने में ये दो ऑर्डर का दिख रहा होगा आपको, है ना, बट है ये फर्स्ट ऑर्डर का। सेकेंड रिएक्टेंट पे रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप 10 मोल और डाल दो पानी, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एस्टर खत्म हो चुका है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा ही एक रिएक्शन नीचे भी लिखा हुआ है, ध्यान देना। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है? गन्ना, शुगर केन, उल्टा बोल लो, शुगर केन। सुक्रोज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। C12H22O11। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना, इसका एक तो गुना है इन्वर्जन, इसको अपन हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। आप जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज करते हो ना, तो छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब बनते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है। समझ रहे हैं? जब एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनता है। यहाँ पे भी अपन वाटर को बहुत एक्सेस में लेते हैं, और आपका रिएक्शन पूरा का पूरा केन शुगर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगेन ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ रहे हैं? तो इन्हीं टाइप की रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। बना जो बना बोल रहा है, तो वो इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा ना, पानी के अकॉर्डिंग थोड़ा बनेगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट रहता है उसके कारण ही बनेगा। हमने एस्टर को कम लिया, तो जो क्वांटिटी जो चीज बन रही है वो एस्टर के अकॉर्डिंग ही बनेगी। एक मॉलिक्यूल एस्टर लोगे तो एक ही बनेगा, एक ही बनेगा। इसलिए आपने जब 0.01 मोल लिया तो इसलिए 0.01 और ये 0.01 ही बना। समझ रहे हैं? रेट तो खैर स्लो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बट प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ज्यादा रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एक रिएक्टेंट आपने बहुत ज्यादा ले लिया, दूसरा रिएक्टेंट इतना सा लिया, तो जब ये इतना सा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट थोड़ा बनेगा। प्रोडक्ट तो दोनों को मिला के बन रहा है ना। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? भले ये खत्म हो गया, ये बहुत सारा बचा है अभी भी, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। मैं क्लियर? इसलिए फाइनल प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जिसको अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। आप लोग 11th से पढ़े हुए चीज, लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो बस। ये एक छोटा सा बस कंसेप्ट है। ये कहने का मतलब ये है कि इसके लिए अपन कोई नया इक्वेशन नहीं डिराइव करेंगे, आप इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशंस को ही यूज करोगे। समझ रहे? अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट टू टेल कि हम स्यूडो फर्स्ट के लिए कोई अलग इक्वेशन नहीं डिराइव करेंगे, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन ही फॉलो करेगा। कोई k is equals to 1/2 2.303 upon t log a upon a minus x, वही फॉलो करेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है सॉल्व्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में, आप लोग देख लेना। शायद एग्जांपल नंबर 6.9 है कि 10 है, बताइए। 4.9 4 नोट कर लो।
तो ये इसका एग्जांपल है। ये equals to 1 second है या फिर कोई भी टाइम ले सकते हैं इन्वायरमेंट कहाँ पे अभी ये जब भी रिएक्शन खत्म होगा, 1 भी कहाँ लिखा है? कुछ भी हो गया सबका? ना आखिरी में क्रिएट इक्वेशन लिखा, उसको भी लिख लेना, दिख रहा है ना? एटलीस्ट दो एग्जाम का तो पता है अपन को, फर्स्ट और दूसरा। हो गया सबका ये?
ठीक है हमको देख लेना उसका फॉर्मूला सेम तो है एक सेम रहता है उसका वो जब आप उसका वो बनाओगे ना स्ट्रक्चर एक डेक्स्ट्रो एक लीवो ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे नहीं अभी फ्रक्टोज और ग्लूकोज पढ़ेंगे चलो नेक्स्ट में डाल दो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन जल्दी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन temperature dependence of rate of reaction. जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल जब तक हम बात कर रहे थे ई नॉट सेल जब तक हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे थे कि मोलैरिटी 1 है सॉल्यूशंस की और इलेक्ट्रोलाइट की और आपका टेम्परेचर 298 केल्विन है अगर ये फिक्स है तो उस ईएमएफ को अपन ई सेल बोल रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट सेल ई नॉट बोल रहे थे पोटेंशियल्स एंड उसके ईएमएफ ऑफ द सेल को ई नॉट सेल बोल रहे थे राइट पर जहां कंडीशन चेंज हुई वहां अपन ने नर्व्स इक्वेशन लगाया था हाँ किए नहीं है कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें फॉर्मूले में तो चेंज आएगा ना तो वैल्यू रखना है बस और क्या बाकी इक्वेशन तो वही है पूरा ठीक है तो ऐसा ही ना आपका टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है वेट ऑब्वियसली जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना उन्हें अगर हीट मिल रही है एनर्जी मिल रही है तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो फास्ट दौड़ेंगे जल्दी रिएक्ट करेंगे यानी कि रेट बढ़ेगा तो होना चाहिए ठीक है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है एक्सेलरेट हो जाते हैं ठीक है एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है N2O5 का N2O5 का डिकम्पोजिशन ना बढ़ा सकते हैं अपन स्पीड को बढ़ा सकते हैं अगर आप 0 डिग्री में रिएक्शन को कराओगे ना तो उसको 10 दिन लग जाएंगे N2O5 को खत्म होने में समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं है ना अगर आप 0 डिग्री से बढ़ा के 25 डिग्री करते हो तो 5 घंटे पहुंच जाएगा और वही अगर आप 50 डिग्री करते हो तो 12 मिनट पहुंच जाएगा तो स्पीड बढ़ रही है ना हाँ क्यों क्या नहीं होना चाहिए एग्जैक्ट डिफरेंस या अप्रोक्सीमेट डिफरेंस क्या होता है जो अगला लाइन पढ़ूंगा आपको समझ में आएगा और केमिकल रिएक्शन एक जनरल लिखा हुआ है हमेशा ये ट्रू नहीं हो सकता पर एक जनरल लिखते हैं और केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री हर 10 डिग्री से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना आपका रेट डबल हो जाता है स्पीड डबल हो जाती है for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree the rate constant is nearly double rate constant डबल करोगे यानी रेट डबल होगा रेट के इक्वेशन में k है ना सामने एक्चुअली जो इक्वेशन है ना अरेनियस इक्वेशन ये k के लिए है रेट के लिए नहीं किसके लिए है k के लिए रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है एक्चुअली हमने अभी तक तो रेट कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट बोला ना इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है बट एक्चुअली उसकी कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर टेम्परेचर के ऊपर और रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन टू रिएक्शन तो वेरी करेगा नो डाउट बट टेम्परेचर के साथ भी k का वैल्यू चेंज होगा समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ है ना तो k का वैल्यू डबल हो रहा है मतलब रेट डबल हो रहा है बिकॉज रेट इज इक्वल्स टू k इनटू जो भी अपन आगे लिखते हैं वो k के साथ ही आता है ना मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k डबल हो रहा है मतलब रेट डबल हो रहा है क्लियर है तो एरेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे इसके पीछे ही आगे ठीक है तो एक्चुअली उसके पहले क्या हुआ था ना वॉन्टॉफ भी इस बारे में स्टडी कर रहे थे वॉन्टॉफ तो सुने ना अपन कई बार है ना इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय वॉन्टॉफ ओनली पहले वॉन्टॉफ ने बोला कि रेट डिपेंड करना चाहिए टेम्परेचर पे भी कितना करेगा क्या करेगा वो एग्जैक्टली प्रूव नहीं कर पाए तो उधर जो है एरेनियस ने बाजी मार ली और उसने प्रूव कर दिया इक्वेशन दे दिया एंड दैट इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस k is equals to a e to the power minus ea upon RT k is equals to a k तो आपका रेट कांस्टेंट है मैं बोला ना कि k की वैल्यू ही निकाली है उन्होंने नहीं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कौन सा ई एनर्जी एक्टिवेशन स्मॉल ए वो उसका ही है ई ए लिखा हुआ है ई मतलब एनर्जी होता है ना
अब बताने के देखिए एक्टिवेशन एनर्जी इसके ई बोलते हैं, और ये सब स्मॉल की पावर में, हाँ स्मॉल की पावर में। हाँ स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल, मतलब आप जब इसको ब्रेक करोगे तब तो आपका ln आएगा, ln e, समझ रहे हैं? आप दोनों साइड लॉग लोगे तो ln आएगा ना, ठीक है, मतलब दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम हम लेंगे पहले, ठीक है, लॉग ले लेंगे तो लॉग कैसे लेंगे, पहले आप ln में कन्वर्ट करो फिर बाद में लॉग में कन्वर्ट करो। अभी ये सिर्फ e है, आप दोनों साइड ln लोगे पहले, फिर आप लॉग में कन्वर्ट कर दोगे 2.303 मल्टीप्लाई करके। सेम इसका भी अपन इक्वेशन निकालेंगे, ये तो बस एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, आगे जाके अपन इसका भी एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या फैक्टर है, ए आपका एक एरिनेस फैक्टर है जिसको अपन फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल सकते हैं। आप ये समझो ये बता रहा है कितना फ्रीक्वेंसी है उनके कोलिजन का, रिएक्टेंट्स कोलाइड कर रहे हैं ना। देखो ये पूरा का पूरा टेम्परेचर दो ही चीज होते हैं, कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेंगे। तो जो ए है ना दैट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर लिखा ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ थिंग्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, रिपीटेशंस पर सेकंड, कितने बार एक सेकंड में कोलिजन हो रहा है, दैट इज ए, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल के पहले लिखा हुआ है, इसका नाम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी है, ठीक है। इट इज अ कांस्टेंट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट आर आपका गैस कांस्टेंट है एंड ई इज अ एक्टिवेशन एनर्जी, जूल पर मोल, समझ रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था क्या होती है, एक ग्राफ बना के दिखाया था, पहाड़ जैसा ग्राफ बनाया था मैंने, कुछ ऐसा है ना, ध्यान देना। मान लो ये एनर्जी रिएक्टेंट की है, ये मैंने वाई एक्सिस में एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स एक्सिस में ना मैं आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में, ठीक है। रिएक्टेंट का एनर्जी कुछ एक पर्टिकुलर था। अब कोई भी रिएक्शन एक इंटरमीडिएट बनाएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, H2 प्लस I2, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इसका जब रिएक्शन पे आते हैं ना तो 2HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। बट ये एक स्टेप में नहीं बनेगा, पहले क्या होगा, H और H अपना बॉन्ड तोड़ेंगे, I और I भी अपना बॉन्ड तोड़ेंगे, और साथ ही में ये अपना बॉन्ड बना, समझ रहे हैं? दिस इज एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, ये कुछ समय के लिए रहेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है। आप लोग बोल सकते हैं ट्रांजिशन फेज, रिएक्शन के बीच में आया और चला गया, ये आपको कभी मिलेगा नहीं, बट क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है तो कुछ समय तक रहेगा और वापस से ये HI में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसको पहुंचाने तक आपके रिएक्टेंट्स को ये स्टेज में पहुंचाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी मुझे देना होता है, इसी को कहते हैं अपन EA, एक्टिवेशन, समझ रहे हैं? और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, पता है ना, बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड तोड़ना होता है तब एनर्जी देना पड़ता है, पर जब बॉन्ड बनती है तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए प्रोडक्ट को मैंने थोड़ा सा नीचे बनाया, समझ में आ रही बात? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को कंप्लीट करने के लिए हम टेम्परेचर देते हैं या कैटलिस्ट यूज करते हैं या कोई कंडीशंस देते हैं जिससे आपके रिएक्टेंट को वो एनर्जी मिल सके। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका कैटलिस्ट क्या करता है, बस इस एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा कम कर देता है, थोड़ा रिएक्शन फास्ट हो जाता है, समझ रहे? इस बैरियर को क्रॉस करना है ना, ये एनर्जी बैरियर भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं अपन इसको, एक तरह का एनर्जी बैरियर। और ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, राइट? तो क्रॉस करने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो जितना ज्यादा बैरियर होगा, जितना लंबा बैरियर होगा, टाइम उतना ज्यादा लगेगा। कैटलिस्ट उस बैरियर को कम कर देता है तो टाइम कम लगेगा, यही तो काम है कैटलिस्ट का, इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, समझ रहे हैं? तो ग्राफिकली अपन कैटलिस्ट का फंक्शन इससे भी शो कर सकते हैं ग्राफिकली। दो तीन तरीकों से आप कैटलिस्ट का फंक्शन शो कर सकते हो। एक मैंने बताया आपको तो एब्जॉर्प्शन थ्योरी है ना, कि कैटलिस्ट अपना एक सरफेस देगा जहां पे H और I आके चिपकेंगे, HI बनने के बाद वो हट जाए। मतलब आप ये बोल सकते हो, इधर इधर आप ये बोल सकते हो कि H2 और I2 पसंद करते हैं उस कैटलिस्ट को, बट HI पसंद नहीं करता उसको। तो जैसे ही H2 और I2 देखेंगे कैटलिस्ट, वो जाके चिपक जाएंगे उससे, क्योंकि पसंद करते हैं उसको। पर जैसे ही HI बनेगा, HI उसको पसंद नहीं करता तो वो छोड़ के चलेगा, ताकि सरफेस खाली हो जाए, ताकि और H2 और I2 आके चिपक जाए।
समझ रहे? इसका हमको कैटलिस्ट बार बार ऐड नहीं करना पड़ता रिएक्शन में। एक बार अगर आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया है तो वो कैटलिस्ट चलता रहता है, कैटलिस्ट बार बार अपने आप को रीजनरेट करता है, समझ रहे? हम बार बार और कैटलिस्ट नहीं डालते हैं रिएक्शन में, उससे तो हमारा कॉस्ट और बढ़ जाएगा ना रिएक्शन का। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ये क्या हो गया? गिर गई क्या? क्या हो गया? छोड़ना, वो खेल रही है अपना। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है, फिर इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं, एनर्जी वाला कंसेप्ट, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में मैं खत्म करा दूंगा। क्या होता है? होता है, बट अपन को वो पढ़ना नहीं है। वो सब यही है जो मैं आपको बताया ना, फ्रीक्वेंसी कितना होगा,